जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? कैसे हैं सारे लोग? खैरियत से हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। यार देखो, ये ना पूछा करो कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही होती हूँ। कोई ना कोई चीज़ दुखी रही होती है। जनाब जनाब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमारे साथ हैं सुंदस। सुंदस तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं। हमारे साथ हैं सभी, सभी नए स्टूडेंट हैं। हमारे साथ हैं सना, सना मेरी पुरानी स्टूडेंट भी हैं और मेरी बेटी भी हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं ज़ीरक, ज़ीरक मेरी ज़ीरक से आप सबका तारुफ करवा दूँ। ज़ीरक जो है ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, सारे ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इन्होंने मुझसे पढ़े। और उसके बाद जो है ज़ीरक मेरी असिस्टेंट बनी, और पिछले सेशन में जो मनाबी का पहला सेशन था उसमें बहुत अच्छी तरह से ज़ीरक ने अपनी ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो ज़ीरक इस सेशन में भी हमारे साथ है और इनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। सो अल्लाह करे इस अटेम्प्ट में ये पास भी हो जाएं और आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर लें। तो ज़ीरक जो है ये मेरी असिस्टेंट हैं फॉर बिजनेस लॉ एंड फॉर कंपनी लॉ। लेकिन ऑडिट के लिए इस तरह है कि ऑडिट के लिए हम ज़ाहिर है कि थोड़ा, क्योंकि हमारी पॉलिसी यही है कि जो बच्चा हमसे ट्रेन होता है हम उसी को एज अ टीए रखते हैं। तो इसीलिए अभी ऑडिट पढ़ तो लिया है, अभी ऑडिट का पेपर दिया है, तो फिलहाल ऑडिट की टीए ज़ीरक नहीं है, लेकिन बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इन दोनों की ज़ीरक ही हैं असिस्टेंट। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ है हमज़ा जो कि न्यू स्टूडेंट है, इम्तियाज़ न्यू स्टूडेंट हैं, अब्दुल मुइज़ न्यू स्टूडेंट है। अब्दुल मुइज़ आपने मुझसे ड्राफ्टिंग जी नहीं शायद लिया है, आपका नाम बड़ा फेमिलियर है। हमारे साथ इनोनिमस हैं, इनोनिमस का नाम भी बहुत फेमिलियर है। और हमारे साथ और मज़ीद लोग कौन है भाई? हमारे साथ हैं आमना काजी, न्यू स्टूडेंट हैं, हबीबा पुरानी हैं, फसी न्यू स्टूडेंट हैं, लाइबा न्यू स्टूडेंट हैं, मुइज़ बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। हसान हमारे मनावी के बहुत एस्टीम टीम मेंबर हैं, पुराने स्टूडेंट। नतालिया भी बहुत प्यारी मेरी बेटी है, पुरानी स्टूडेंट है। उसके अलावा सुंदस भी प्यारी बेटी है, पुराने स्टूडेंट हैं। वकास नए स्टूडेंट हैं। ज़ैनब भी प्यारी बेटी है, पुरानी स्टूडेंट है मेरी। सो ये सारे लोग हैं जो कि इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त 20 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। अब मुझे सारे लोग ज़रा एक बार, एवरीबडी, 20 बच्चे मौजूद हैं, मुझे चैट बॉक्स में 20 दफ़ा लेट्स मनाबी लिखा हुआ चाहिए। एवरीबडी जल्दी 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 जल्दी, चॉप चॉप। लो जी, सुंदस ने लेट्स मनाबी, वाह सुंदस वाह। पूरा लिख, एलएम लिख दिया, खाली पूरा लिख। 20 नहीं आए हैं अभी भी। कौन है ये सुस्तुल वजूद लोग? एवरीबडी राइट लेट्स मनाबी इन द चैट बॉक्स। तुम्हें पता है मेरी 2 साल की बेटी है, वो भी कह लेती है लेट्स मनाबी, लेट्स मनाबी। वो ऐसे कहती है लेट्स मनाबी। एवरीवन, जनाब 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 जनाब। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इनरोल्ड हैं और कितने हैं जो कि आज सिर्फ ट्रायल क्लास ले रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए इनरोल्ड या चैट बॉक्स में लिखिए अन इनरोल्ड। जी, सभी इनरोल्ड हैं। हबीबा इनरोल्ड हैं, आमना इनरोल्ड हैं, सुंदस इनरोल्ड हैं, जैनब इनरोल्ड हैं, हसान इनरोल्ड हैं, नतालिया, जरनब, हसीब इनरोल्ड नहीं है, इनोनिमस इनरोल्ड नहीं है। इनोनिमस यार नाम से आओ ना अपने। मुइज़ इनरोल्ड हैं, इम्तियाज़ इनरोल्ड नहीं है, फसी इनरोल्ड हैं, सना इनरोल्ड हैं। इनोनिमस अपना नाम चेंज कर लो यार। जी जनाब, सही 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 सही, ठीक है जी। सो मुझे ये बताइए कि क्या जो मुझे नए नाम नज़र आ रहे हैं आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस है मनाबी के साथ? सारे लोग चैट बॉक्स में बताइए किसका पहला एक्सपीरियंस है, किसका जो है वो पहला एक्सपीरियंस नहीं है। कौन है जो एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग लिख दीजिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। अरे अमान मियाँ भी आ गए भाई। अमान मियाँ, आप तो मनाबी के एस्टीम टीम मेंबर हैं।
हाँ, जो लाइबा अली हैं उन्होंने कहा कि ये जरनब हैं, तो जरनब तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं। हाँ, एमल शाहिद ने भी ज्वाइन कर लिया। एमल शाहिद, मैं देख रही थी कि तुम नज़र नहीं आई अभी तक, तुम्हारा नाम मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं सबके जो भी तुम लोग के यूज़र नेम होते हैं ना, मिस्टर नोबडी और नन ऑफ योर बिजनेस और क्या क्या इस्लामिक लिबर्टेरियन, तो ये जितने भी तुम लोग के यूज़र नेम होते हैं ना, मैं उन्हीं से तुम लोगों को याद रखती हूँ। कोई बच्चा मुझे आके अपना असल नाम बताता है ना, तो वो मुझे पता नहीं चलता। जनाब, अरे मेरा बच्चा जीती रहो। अच्छा जी, सो क्या हम एक्साइटेड हैं? शो सम एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स। मैं ही बोलती रहूं सारा यार, मेरा गला क्या, मैंने कोई इंश्योरेंस कराई हुई है अपने गले की? आर यू एक्साइटेड एवरीवन? आर वी एक्साइटेड टू स्टडी ऑडिट? आई नीड सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स। और आपको पता है कि इसमें जो आपका ये है क्या नाम है इसका, गूगल मीट, तो गूगल मीट के अंदर एक ऑप्शन ये है कि आप लोग रिएक्शंस भी दे सकते हैं। आपको पता है? ये देखो, नजर आ रहा है मेरा रिएक्शन? ठीक है, तो आप लोग रिएक्शंस भी दे सकते हैं अगर आपको टाइप करने में मुश्किल हो रही है तो रिएक्शन देने से क्या होता है, जरा रौनक होती है क्लास में, हैं? शाबाश, शाबाश, शाबाश। सो बेटा, इंटरैक्टिव क्लास आपको अब तक समझ आ गई होगी, इंटरैक्टिव क्लास, ठीक है। मुझे ऐसे मज़ा ही नहीं आता एक कैमरे को देख के पढ़ाती रहूँ। मैं तो इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने जो है वो वकास बैठा है, मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने जो है इम्तियाज़ बैठा है, मैं इमेजिन करूँगी मेरे सामने मुईज़ बैठा है, मैं इमेजिन करूँगी मेरे सामने मुईज़ बैठा है, मेरे सामने फातिमा बैठी है, समझ रहे हैं बेटी बेटा? तो मुझे इसी तरह से फिर आप लोगों का भी एक रिएक्शन चाहिए होगा। अगर ये सोती हुई क्लास होगी तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। सो दिस क्लास शुड बी हाईली इंटरैक्टिव एंड वी शुड टॉक, वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन, वी शुड हैव अ डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसान करें इस ऑडिट की क्लास को। ये डाटा सब्जेक्ट है और मैं पर्सनली ये समझती हूँ अभी भी इस सब्जेक्ट की लीस्ट पासिंग परसेंटेज है। खैर रिसेंटली ज़रा सीएमए काफ़ी डाटा हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले तक हमेशा यही था कि ऑडिट का पेपर आपका लीस्ट पासिंग परसेंटेज होती थी उसकी। उसकी वजह यही है कि ये पेपर बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ड्राई लगता है। इससे पहले हमने लॉ पढ़े होते हैं, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, तो वो हमें लगते हैं थोड़े, बिजनेस लॉ तो खास तौर पे बहुत ही मजे का लगता है, बिकॉज उसके अंदर अहमद ने असलम को ये कह दिया और असलम ने अकरम को ये कह दिया और बदले में ये हो गया। उसमें तो बहुत कहानियां होती हैं। कंपनी लॉ में थोड़ी सी कम होती हैं। ऑडिट के अंदर तो हम बिल्कुल ही ऑडिट को रिलेट नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए कोशिश ये होगी बेटा कि इस किस्म की एग्जाम्पल्स दी जाएं कि आप अपनी लाइफ से ऑडिट को रिलेट कर सकें। जैसे कि मैं हमेशा हर क्लास में, अगर आप में से कोई पता नहीं पिछली क्लास में शुरू में शायद कुछ दिन रिजल्ट से पहले आके बैठा हो ऑडिट की क्लास में, तो मैं हर क्लास में एक एग्जांपल जो मैं दे रही होती हूँ। जैसे अगर मैंने ये पढ़ाना है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ क्या होती है कि आप एक काम को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ें और उन मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ के हर हर स्टेप किसी अलग अलग बंदे के हवाले करें। सो लेट सपोज अगर इस तरह से है कि आपको ऑर्डर देना है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री है ख़त्म हो गई है, आप कुर्सियाँ बेचते हैं। अब आपकी जब इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है तो क्या होगा? इन्वेंट्री कहाँ होती है? एवरीबडी जस्ट टेल मी, कहाँ रखी होती है इन्वेंट्री? कहाँ रखते हैं इन्वेंट्री एवरीवन? वेयर हाउस में, शाबाश, वेयर हाउस में, ठीक है। इन्वेंट्री रखते हैं वेयर हाउस में, ठीक है। इसका मतलब है कि वेयर हाउस में जब इन्वेंट्री रखते हैं तो वेयर हाउस का जो अमला होता होगा, वेयर हाउस का जो स्टाफ होता होगा, वो लोग इन्वेंट्री हैंडल करते होंगे, राइट जी? लिख दीजिए जल्दी 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 जल्दी। वो लोग हैंडल करते होंगे। इसका मतलब है कि जब उन्होंने वो ऑर्डर देना है वही बताएंगे कि ख़त्म हो गई इन्वेंट्री, राइट जी? लिख दीजिए। ओके, अब मसला क्या है? मसला ये है कि वेयर हाउस में, चलो कुर्सियाँ तो कोई कंधे पे उठा के लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और जूस के डब्बों की मिसाल ले लें। गर्मी के दिन है, वेयर हाउस में जूस के डब्बे पड़े हुए हैं, सही। आप जूस के डब्बे खुद ही डकार रहे हैं या जाते हुए रोज़ाना एक एक क्रेट अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं और उसके बाद आप मज़ीद जूस के डब्बे ऑर्डर कर देते हैं। तो अगर ये सारा का सारा काम वेयर हाउस वालों के हाथ में हो कि उन्होंने इन्वेंट्री की देखभाल भी करनी है, उन्होंने इन्वेंट्री की जो सेल के लिए डिलीवर होना है वो भी करना है, उन्होंने नई इन्वेंट्री भी ऑर्डर करनी है,
तो बताओ क्या इसके अंदर बहुत शदीद किस्म की मिस एप्रोप्रिएशन यानी चोरी का रिस्क है? एवरीबडी, क्योंकि सारा का सारा काम स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक सारा का सारा काम वेयर हाउस के अंदर हो रहा है, बाहर वालों को तो पता ही नहीं। इसका क्या मतलब है? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ऐसा होना चाहिए कि इस काम को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ दिया जाए और हर स्टेप एक किसी नए बंदे को दिया जाए ताकि ये नया बंदा पिछले की पोलें खोले। क्या ख्याल है कि नहीं? तो पता है मैं इसके लिए हमेशा क्या मिसाल देती हूँ? मैं इसके लिए हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की दादी जान बहुत बीमार थी तो घर पे उनके लिए हमने 2 मेड्स रखी थी। ठीक है, 2 मेड्स क्यों रखी थी समझ आ रही है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए। वो जो थी बाजी, जो बाजी थी, क्या नाम है उनका, नसरीन बाजी, वो नूर बाजी की शिकायत लगाया करती थी, नूर बाजी नसरीन बाजी की शिकायत लगाया करती थी। समझ रहे हैं? अब वो डायलिसिस पे जाना होता था तो शुरू शुरू में तो मैं जाती थी, फिर जब मैंने नूरबाजी को ट्रेन कर दिया तो नूरबाजी ही ड्राइवर के साथ ले जाया करती थी और मेरे हस्बैंड चक्कर लगा लिया करते थे बीच में। मैं शाम को चक्कर लगा लेती थी, फादर इन लॉ सुबह, क्योंकि वो 5 घंटे का काम होता है ना डायलिसिस। अब तो चली गई इस दुनिया से। तो समझ रहे हो हमने कैसी सेग्रीगेशन की हुई थी? मैं शाम को जाती थी, मेरे हस्बैंड उमैर खान लंच टाइम पे जाते थे, अब्बू सुबह जाते थे जब डायलिसिस स्टार्ट होता था, अब्बू जब जाते थे। सेग्रीगेशन। एक ट्रिप नूरबाजी करती थी, एक ट्रिप नसरीन बाजी करती थी। सेग्रीगेशन। तो मैं हमेशा ऐसी मिसाल देती हूँ। तो ये जो स्टूपिड मिसालें हैं ना बेटा, ये आपके काम आएंगी ऑडिट में। और मेजॉरिटी बच्चा मुझे यही कहता है ऑडिट का पेपर, खास तौर पे ऑडिट का पेपर करके, कि मैम जो किताब से याद किया था वो तो चलो जो काम आया आया, आपकी ये जो गप है ना, ये आपकी गप बहुत काम आई। ठीक है बेटा, तो इस वजह से मैं जितनी भी गप लगाऊंगी इसको आपने ये करना है कि उस टाइम पे तो आपने सुन लिया, ठीक है। अब आपने कोई 3-4 अल्फाज, जैसे अब आप लिख लें दादी जान, डायलिसिस, 2 मेड्स, ठीक है, तो अब आपको ये 3-4 अल्फाज पढ़ के पूरी कहानी याद आ जाएगी। तो इस तरह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आपके दिल में हो गया पक्का। क्या ख्याल है? अच्छा, अब इतना पक्का हो जाता है कि फिर कुछ शहजादे जब उनसे रिकमेंडेशन मांगो ना कंट्रोल की, कि बताओ यहाँ कौन सा कंट्रोल लगाएं, कुछ बच्चे हर चीज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लिखना शुरू कर देते हैं। तो इतना भी नहीं करना है यार। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? एवरीबडी समझ आ रहा है कि हम किस तरह से ऑडिट पढ़ेंगे बेटा? ठीक है। सो जितनी स्टूपिड मिसाल हम देंगे, जितनी नॉर्मल लाइफ से मिसाल हम देंगे, उतना ज़्यादा ऑडिट आपको रिलेटेबल लगेगा। ठीक है। जैसे अब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शुरू में एक बात सिखाई जब मेरी नई नई शादी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि जब भी तुम और उमैर झूठ बोल के, अच्छा जो नए बच्चे उनको कन्फ्यूजन ना हो जाए, मेरे हस्बैंड का नाम उमैर खान है और मेरे जो पार्टनर हैं और मेरे भाई हैं मनाबी के को फाउंडर, वो उमैर हनीफ हैं, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। तो अब क्या हुआ कि मुझे मेरी सास ने कहा कि अतिया तुम उमैर के साथ जब भी कहीं झूठ बोल के जाओ तो पहले से आपस में डिस्कस कर लेना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे दादी जान ना बेटा अलग अलग पूछती हैं दोनों से। सही है। ये वाली मिसाल दे के मैं आपको क्या समझाऊंगी, ये दादी जान की मिसाल दे के मैं आपको समझाऊंगी कलूजन। कलूजन पता है किसी को? एनीवन? कलूजन किसी को पता है? नहीं पता तो नो बोल दो, पता है तो बोल दो। चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, सॉरी कीबोर्ड तो ये है। कलूजन नहीं नहीं बेटा, वो कुछ और चीज होती है। कलूजन का मतलब है मिलके। ठीक है। तो फिर क्या अम्मी ने क्या बताया कि दादी जान तुमसे अलग पूछेगी, उमैर से अलग पूछेंगी। अगर उसने कहा चाय पीने गए हैं, तुमने कहा कोल्ड ड्रिंक पीने गए हैं, तो दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। इसलिए जब भी झूठ बोलना हो कलूट करके बोलना, मिलके। ये भी एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। तो बेटा इस तरह से करके ना हम हंसी मजाक में ऑडिट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि यही तरीका है कि जहां से आपका ऑडिट मेच्योर होता चला जाएगा। ठीक है। सो पढ़ने के तरीके के बारे में हम बात कर लेते हैं। एवरीबडी शुड अटेंड लाइव क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास अजाब हो जाएगी आपके लिए। इसकी रिकॉर्डिंग लेना अजाब हो जाएगा आपके लिए, नहीं ली जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है। सो इसलिए आपने पूरी क्लास लेनी है लाइव एवरी डे। अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस होती है, आप जीरक को मैसेज करके बताएंगे। अटेंडेंस के सारे मामला जीरक हैंडल करती हैं। ठीक है। सो आप जीरक को मैसेज करके बताएंगे कि आज मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही।
जीरक शुड नो, क्योंकि इनके पास जो एक्सेल पे ये अटेंडेंस मेंटेन करेंगी, वहां पे ये हर बच्चे के बॉक्स के ऊपर उसका उस पर्टिकुलर डे की एब्सेंट का रीजन लिखेंगी। अगर आप उस पर्टिकुलर डे के एब्सेंट का रीजन नहीं बताएंगे और एक हफ्ता गुजर गया, तो फिर उसके बाद आपको मेरी तरफ से मैसेज आएगा। सो इस वजह से बेटा इस बार हमने सख्ती थोड़ी ज़्यादा करनी है, ठीक है। पिछले सेशन में भी की थी, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा। रोज़ाना अटेंडेंस मेंटेन होगी, ठीक है। और रोज़ाना हमारी जो है वो एब्सेंटीज से इंक्वायरी होगी, ठीक है। रोज़ाना इंक्वायरी नहीं होगी, एक हफ्ते के बाद इंक्वायरी होगी कि भाई आप बार बार एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, ठीक। पहली दफ़ा जीरक आपको मैसेज करेंगी, जीरक को अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर उसके बाद यू हैव टू डील विद मी, ठीक है। सो कोशिश कीजिए मेरा बच्चा के लाइव क्लास लें, ठीक है। आप में से कितने बच्चे हैं जो लाइव क्लास लिया करेंगे? जनाब ओके बेटा, लाइव क्लास ही लेना, ठीक है। मेरी आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि आप लाइव क्लास लें, लाइव क्लास बेहतर होती है, सही। अच्छा, ये हो गई बात। फिर लाइव क्लास लेने के बाद हमारी 12 से 1 तो लाइव क्लास है, 1 से 1:30 मैंने स्पेसिफिकली टाइम रखा है ड्राफ्टिंग का, ठीक है। सो उसके अंदर हम, वो रोज़ाना नहीं होगा, 1 से 1:30 का जो टाइम है वो रोज़ाना ड्राफ्टिंग नहीं होगी। कभी कभी मुझे लगेगा टॉपिक लंबा है तो मैं पूरे 1.5 घंटे पढ़ाऊंगी भी, कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि जी टॉपिक अगर ख़त्म हो गया है और उसकी ड्राफ्टिंग करवानी है, तो उस 1.5 घंटे, उस आधे घंटे में ड्राफ्टिंग करवाऊँ। ड्राफ्टिंग का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने यहाँ पे लेक्चर ले लिया। लेक्चर किस तरह से लेंगे? आपके पास चलेगी पीपीटी, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आपको दिखा दूँ। रज़ा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप किस बात की सॉरी कर रहे हैं। अच्छा, सो अब क्या है, ठीक है, इस तरह से करके बेटा आपके सामने पीपीटी चलेगी। ये पीपीटी आप देख लीजिए, ठीक। ये बहुत ही फ्रेंडली सी पीपीटी है, और ये पीपीटी हमने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रख के बनाई है, ठीक है। थोड़ी कलरफुल सी बनाई है, बिकॉज सीए वालों की ज़िंदगी में वैसे रंग थोड़े से कम होते हैं, तो कम अज़ कम हम ही थोड़े से रंग इसके अंदर डाल लें, ठीक है। सो ये हो गया, पीपीटी से हम पूरा लेक्चर करेंगे। मैं फॉलो करती हूँ आई कैप की किताब, मुझे आई कैप की किताब पसंद है। आई कैप की किताब लॉजिकल है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आई कैप की किताब में मिसिंग है, कुछ चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें मैंने खुद से अपने नोट्स में ऐड की हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। सो वो चीज़ें आपको नोट्स में से मिलेंगी। रट्टे लगाने के लिए ये आपके नोट्स बिल्कुल काफ़ी हैं, आप इन नोट्स से रट्टे लगाइए। आई कैप की बुक को साथ साथ रीड आउट कीजिए। एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आई कैप की बुक का इंशाल्लाह रिव्यू करवाऊंगी कि देखो बेटा, हमने ये सारा का सारा क्लास में पढ़ लिया है, यहाँ से यहाँ तक के पेजेस पढ़ लिए हैं, और ये वाला पेज आपने खुद पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पढ़ाने वाली मेरी बात नहीं होगी। ऐसे किसी किसी चैप्टर में मैंने छोड़ा बहुत, ठीक है। सो हम मैं स्क्रीन जूम आउट कर सकती हूँ, मेरी स्क्रीन जूम्ड आउट है, या आपकी तरफ से होगा बेटा? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन जूम नजर आ रही है? लाइबा बेटा, सॉरी जरनब, आपकी तरफ से होगा। जनाब, तो पीपीटी करने के बाद एक दफ़ा आपको किताब की ज़ियारत करवा देंगे कि भाई इस किताब में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। उसके बाद जब एक चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ठीक। सिर्फ ओरली नहीं समझाया जाएगा, बल्कि आपको लिखा हुआ आंसर भी दिखाया जाएगा कि बेटा इस किस्म का टॉपिक अगर आ जाए तो उसका आंसर आपने ऐसे लिखना है, ठीक। वो आंसर लिखना आप देखेंगे। उसके बाद क्लास में ही मैं आपसे कहूंगी कि अब तुम इसका आंसर लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, लाइव क्लास में। अगर आपका एक अच्छा नॉर्मल फीडबैक हुआ तो मैं आपको यहीं दे दूंगी ओरली। अगर आपका बहुत गंदा फीडबैक हुआ तो मैं लाइव क्लास में नहीं दूंगी। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी ह्यूमिलिएटेड। तो अगर कोई बहुत ही
आपका जो है वो मसला है, तो फिर वो आपको फीडबैक व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट पे अलग से या टाइप करके क्लास के दौरान, या यहाँ से माइक म्यूट करके तो आपको वॉइस नोट पे मिलेगा वो फीडबैक, ठीक है। लेकिन मुझे लाइव क्लास में ही देखना। अगर आप ये सोचें कि जी मैं रिकॉर्डिंग ले लूँगा और रिकॉर्डिंग लेके तो फिर मैं आपको बाद में रोज़ाना चेक करा दिया करूँगा, नंबर 1 रोज़ाना कोई चेक कराता नहीं है। ये आपकी खाम ख्याली है कि आप मुझे चेक करवाएंगे, आप नहीं करवाएंगे। आप पता है क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि फरवरी के महीने में मुझे एक दिन में 10-10 सवाल भेजना शुरू करेंगे। दिस इज़ वॉट स्टूडेंट्स डू। और बेटा अब पहले तो जाहिर है क्वांटम स्टूडेंट्स का कम होता था, प्रेशर कम होता था, मैं ये काम फरवरी में कर लिया करती थी, अब नहीं कर पाऊंगी। एक दिन में एक बच्चा मुझे 10 सवाल लिख के भेज रहा है, मैं नहीं चेक कर पाऊंगी, ठीक है। सो डेली का काम डेली करें, और मुझे आपने क्लास के अंदर ही चेक करवाना है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके घर लाइट नहीं थी या कोई जॉब की मजबूरी थी जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले सका, वो बच्चा मुझे इन्फॉर्म करेगा और जीरक को भी इन्फॉर्म करेगा कि जी मैं रोजाना क्लास नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मेरा ये वाला इशू, कोई क्लैश आ रहा है, कुछ है, आप बताएंगे जीरक को। ये नहीं है कि आप गायब हो गए और उसके बाद आप फरवरी में जागते हैं और आके कहते हैं कि जी आपको मैसेजेस किए जा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, और उसके बाद फरवरी में आके आप कहते हैं कि जी वो मैं तो, एक स्टूडेंट ने पिछले दिनों ऐसा ही हुआ कि वो कहीं गई हुई थी, तो शी वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर 2 मंथ्स। फिर उसने अगस्त में, जुलाई और अगस्त में क्लासेस लेना शुरू की, तो जो शुरू में कंपनी लॉ का पोर्शन पढ़ाया था वो उससे भी क्वेश्चंस पूछती थी, वो फिर उसके असाइनमेंट्स करना शुरू हो गई। तो बेटा कैसे चेक करेंगे हम लोग? जो चीज़ों का वक्त होता है उसी वक्त चीज़ें होनी चाहिए। क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ? किसी को लगता है मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे माइंड नहीं करती। एवरीवन, माइंड मैं इस बात पे करती हूँ जब आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट द राइट अप्रोच? पूरी कोशिश करेंगे कि उसी दिन शाम को लेक्चर अपलोड हो जाए। वैसे ऑफिशियली 24 आवर्स का टाइम है लेक्चर अपलोड होने का, लेकिन उसी दिन शाम को कोशिश करेंगे कि लेक्चर अपलोड हो जाए, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे। एक आध दिन कभी आपको पता है आगे पीछे हो जाता है, इंसान है, कभी इंटरनेट का मसला हो जाता है, कभी एडिटर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो तो आपको पता है, और मेरी सेहत का भी आपको पता है कि बहुत ख़राब रहती है, ठीक है बेटा। तो कोशिश पूरी करेंगे कि उसी दिन हम कर लें, जो भी हमारा लेक्चर हुआ है उसको अपलोड कर लें। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने मुझे ड्राफ्टिंग अपनी चेक करवाई, मैंने आपको आपकी वीकनेसेस बताई। ड्राफ्टिंग को चेक कैसे किया जाएगा? 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आप कैसा सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या आपका सेंटेंस बहुत लंबा तो नहीं है, क्या आपका सेंटेंस इतना लंबा है कि 5-6 लाइनों तक जा रहा है तो पेपर चेकर को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें सर पैर कहाँ है, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है आपकी ग्रामर, स्पेलिंग और वोकैबलरी, ठीक है, ये आपकी चीज़ें देखी जाएंगी। तीसरा है आपकी फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट मैंने सिखाया क्या आपने उस पर लिखा या नहीं। और चौथा है कॉन्सेप्ट, वो तो ज़ाहिर है देखना ही है, ठीक है। सो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर आपकी ड्राफ्टिंग में चेक करूंगी। लाइव क्लास के अंदर मैं खुद चेक करूंगी, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपको उसी चैप्टर का असाइनमेंट दिया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह बरकत डाले, इंशाल्लाह ये सब होगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा मैं ड्राफ्टिंग क्लास में कराऊंगी, उसके बाद आपको उसका असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। वो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे होगा, उसकी डेडलाइन होगी 24 घंटे की या फिर 48 आवर्स की डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपने उसको सॉल्व करके वापस गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना होता है। इस सारे मामले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लईका, जो मेरी ऑडिट की असिस्टेंट है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनका भी मैं नंबर ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। सो इस सारे में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लईका से डिस्कस कर लें, ठीक है। अब आप जब वहाँ अपलोड कर देंगे, लईका उसको चेक करेंगी, चेक करने के बाद लईका मुझे भेजती हैं। जब वो मुझे भेजती हैं उसके अंदर, अच्छा चेकिंग कैसे होती है हमारी? चेकिंग भी ऐसी है कि उसी असाइनमेंट के ऊपर हम लिख के देंगे कि इस क्वेश्चन में तुमने क्या चीज़ मिस की है, ठीक है। ये लोग मेरे से भी ज़्यादा लीथल चेकिंग करती हैं। लईका जो मेरी असिस्टेंट है, लईका की आर्टिकलशिप फर्गसन से ख़त्म होने वाली है। उसके अलावा यानी वो सीए फाइनलिस्ट भी हैं और एसीसीए फाइनल, एसीसीए का तो एक ही पेपर रह गया उनका। तो बेसिकली मैंने तो ऑडिट के 2 पेपर पास किए हैं, लईका ने ऑडिट के 4 पेपर पास किए हैं, 2 सीए के 2 एसीसीए के, ठीक है। सो लईका असाइनमेंट चेक करती हैं, उसके बाद लईका मुझे भेजती हैं, मैं उस असाइनमेंट को रिव्यू करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ ऐड कर देना, या मुझे लगता है कि यार यहाँ तुमने ज़्यादा डांट दिया है, तो ये सारी चीज़ें करके फिर वो असाइनमेंट वापस उस बच्चे को भेजी जाती है, ठीक। उसके बाद असाइनमेंट के बाद अगला स्टेप है टेस्ट का। एक चैप्टर नहीं, ऑडिट में तो चैप्टर नहीं, ऑडिट में तो टॉपिक वाइज होता है,
ठीक है। सो ऑडिट में फिर एक टॉपिक कंपनी लॉ का पोर्शन खत्म हुआ, असाइनमेंट हुआ, असाइनमेंट के बाद टेस्ट। टेस्ट भी इसी तरह गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड किया जाएगा। आपको असाइनमेंट का भी सोल्यूशन मेरे हाथ का लिखा हुआ दिया जाएगा, टेस्ट का भी सोल्यूशन मेरे हाथ का लिखा हुआ। आई कैप के सजेस्टेड आंसर्स हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम नहीं मानते आई कैप के सजेस्टेड आंसर्स को, हम मानते हैं आई कैप की मार्किंग स्कीम को, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम आंसर लिखते हैं। बिकॉज चेकिंग के टाइम पे सजेस्टेड आंसर फॉलो नहीं होता, चेकिंग के टाइम पे मार्किंग स्कीम फॉलो होती है। ठीक है। सो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। बाकी आप लोग मुझे जानते ही हैं 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट होती है। मैंने अपने आप को बीमार कर लिया है ये व्हाट्सएप सपोर्ट दे दे के, तो वो तो इंशाल्लाह मौजूद ही है आपके लिए। लेकिन बेटा जितना हम फरवरी के महीने से पहले पहले तैयार हो जाएं उतना अच्छा है। क्या ख्याल है? अब अगर आप फरवरी में या फिर जनवरी में अपने पेंडिंग लेक्चर्स लेना शुरू करेंगे तो फिर आपको भी पता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए। क्या ख्याल है, होना चाहिए वो कि नहीं एवरीवन? हेलो जी। अच्छा, अब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स एक पीडीएफ की फॉर्म में गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोडेड है सारे। लेकिन कुछ चेंजेस मेरा मूड है करने का, तो फिलहाल नोट्स आप रख लीजिए, ठीक है। सॉफ्ट में प्रिंट ना लीजिएगा अभी, प्रिंट ना लीजिएगा अभी। लेना चाहे तो चलो ले लो, जो मैं चेंज करूंगी उसको हाथ से लिख लेना। हाँ, अब अगर आपने पहले से प्रिंट ले लिया क्लास से पहले, तो आपको फायदा ये होगा कि आप उसी प्रिंट पे साइड में चीजें लिख सकते हैं जो भी मैं समझा रही हूँ। तो ये एक बेनिफिट है जो आपको होगा पहले से प्रिंट लेने का। आप अगर सॉफ्ट में कंफर्टेबल हैं, साथ एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं, वो भी सही है। एक सेपरेट रजिस्टर ऑडिट का लाजमी मेंटेन होना चाहिए, जिसमें डेट वाइज आपका लेक्चर नोटेड होना चाहिए, और आपके जो है वो डेट वाइज सारी प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? क्या आपको कोई सजेशन देना चाहेंगे इस अप्रोच के हवाले से आप लोग? यार आमना डिपेंड करता है कि आप किस तरह पढ़ती हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूं, मुझे तो किताब चाहिए। ठीक है, तो मैं तो किताब पढ़ती होती हूँ, हाथ में मुझे तो चाहिए। ठीक है, अब अगर आप सॉफ्ट में पढ़ के कंफर्टेबल हैं, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आई कैप की बुक को सॉफ्ट में रख लें और मेरे नोट्स को प्रिंट करा लें। ठीक है, दोनों को प्रिंट करा लें, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आई कैप की बुक प्रिंट करानी है तो मैं सजेशन ये दूंगी आपको कि आप उसको चैप्टर वाइज प्रिंट करवाएं। उसका फायदा आपको ये होगा बेटे कि एक तो ये कि एकदम से पूरी कॉस्ट नहीं लगती ना, थोड़ी थोड़ी लगेगी तो वो इतनी फील नहीं होगी। दूसरा ये कि वो लाइट वेट होता है, समझ रहे हैं? तो वो क्या होता है कि वो आप हाथ में उठा के तो इधर उधर फिर सकते हैं। और एक आखिरी चीज जो कि मैं भूल गई बताना, जो कि इस बार मैंने डिसाइड की है, मैं पहले नहीं करती थी, वो क्या है कि मैं आप लोगों से बार बार एक बात कहती हूँ, सारे बच्चों से, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो अग्री करेंगे कि आपको मैं कहती हूँ जीरक, अगर आप क्लास लीव करना चाहें चंदा तो आप कर सकती हैं, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई नो और भी तुम्हें बड़े काम होते हैं मेरे। ठीक है। अच्छा, तो सजेशन मैं ये दे रही थी कि मैं हर सेशन में ये सजेशन देती हूँ, बल्कि सजेशन से आगे की बात करती हूँ, मैं ऑर्डर ही देती हूँ ऑलमोस्ट, कि पास पेपर डाउनलोड करो और उनको प्रिंट लो और उनको अपने हाथ में लेके पढ़ो। अगर प्रिंट नहीं भी लेते तो कम से कम सॉफ्ट में उनको उनकी असल हालत में पढ़ो। कहती हूँ, सारे बच्चे बताएंगे, कहती हूँ पास पेपर की जियारत करें, उसका डर निकालें, आई कैप के मोनोग्राम का डर निकालें, आई कैप के लोगों का डर निकालें। वो आपके दिल पे जो असर करता है ना एकदम जाके ठा करके। अच्छा, अमान आपने विटनेस भी किया, चलो अल्लाह का शुक्र है कि समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो हमेशा मैं एक सजेशन, पुराने बच्चे एग्री करेंगे कि मैं देती हूँ कि बेटा वो जो मुझे डर लगता है उससे, यकीन करो, यकीन करो, मैं तो आई कैप की मेंबर हूँ ना, मुझे जब वो 12:15 बजे आता है ना, डाउनलोड हो रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं कसम से। तो आपको नहीं लगेगा? आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है उस एक कागज के टुकड़े पर। तो बेटा उससे जितनी दोस्ती करोगे तुम्हारा डर उतना निकलता जाएगा। आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से कौन कौन है जो ड्राइविंग करता है या बाइक चलाता है या कुकिंग करता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें डर लगता हो? जी बताइए, जी लिख दीजिए चैट बॉक्स में।
पहली दफा डर लगा था बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, किचन में कुकिंग के चूल्हे के आगे जाते हुए, छुरी पकड़ते हुए, प्याज काटते हुए, लगा था? अब नहीं लगता ना? क्यों नहीं लगता? आदत हो गई है। मैं पहले जब स्टेज पे जाया करती थी ना, क्योंकि मैं बचपन से ही स्टेजेस पे जाया करती थी, जब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग, तो मैं मेरे घुटने के पीछे ना ऐसे कोई गुदगुदी सी होती थी। मतलब एक मैं बयान नहीं कर सकती, पेट में कुछ हो रहा है, जैसे बटरफ्लाइज पेट में आपके ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक जिसको कहते हैं, ये सब होता था, दिल तेज धड़कने लगता था, सब होता था। अब मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब स्टेज पे चली गई। अल्लाह का शुक्र है। क्यों? आदत हो गई है। जब आप अपने फियर को बार बार फेस करते हैं, अब हम लोग है ना, हम लोग शेर चीते से डरते हैं ना बेटा, बताओ? हम नहीं ना जाते शेर के पास। जब भी कभी आप जू में गए हैं, इतनी सारी जालियां होती हैं, राइट? और अगर शेर चलता हुआ आने लगे, लोग पीछे होने लगते हैं, हालांकि वो जाली क्रॉस नहीं कर सकता, है कि नहीं? जवाब नहीं दोगे ना तो मैं चली जाऊंगी क्लास से, जनाब। लेकिन वो जो लायन टेमर्स होते हैं, जो कि सर्कस में शेर को सिखाते होते हैं, या हम आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ही वीडियोस देखते हैं, पेट रखा हुआ है, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं, कैसे डर निकल गया उनका? कैसे डर निकल गया? उन्होंने रोज अपने फियर को फेस किया, आदत हो गई उनको। अब उनको वो चीज बड़ी नहीं लगती। अमान ने एक बार बाइक ठोकी, बार बार तो नहीं ना ठोकेगा, ठीक है बेटा? तो जो चीज आप पहली बार कर रहे होते हैं उसमें डर लगता है। क्या आप मेरे साथ हैं? जनाब, क्या आप अप्रोच से एग्री करते हैं? जनाब, मुझे कह रहे हैं कि मैम ऑडिट के बारे में बात करें। मुझे ऑडिट के बारे में ही तो बात करें जिंदा, जब से अब मैंने आपको अपनी अप्रोच बताई कि मैं किस तरह से सब्जेक्ट को लेके चलूंगी, ठीक है? सो जहां तक बात आ जाती है चैप्टर्स की, तो बेटा चैप्टर्स अभी नहीं, ठीक है? अभी चैप्टर्स नहीं, पहले करेंगे कंपनी लॉ वाला पोर्शन, उसके बाद चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको ऑडिट की एक पूरी स्टेजेस, जो लाइफ साइकिल होती है ना किसी भी चीज़ की, जैसे याद है जब हमने कंपनी कंपनी लॉ पढ़ा, तो हमने पहले पढ़ा कि जी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद कैसे शेयर कैपिटल आता है, उसके बाद क्या होता है, और फिर कंपनी कैसे वाइंड अप होती है। पूरा साइकिल पढ़ा था। इंशाल्लाह ऑडिट का भी साइकिल पढ़ेंगे, पूरा लाइफ साइकिल ऑडिट का भी पढ़ेंगे, ठीक है? सो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके बाद आप कहते हैं मिथ्स। ऑडिट के बारे में एक मिथ ये है कि अगर आपने FAR 2 नहीं पढ़ा हुआ तो आप ऑडिट का पेपर नहीं दे सकते। गलत है। कम से कम अगर आप मेरी क्लास में पढ़े हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, वैसे तो बाकी सभी अच्छा ही पढ़ाते होंगे, मैं साथ साथ जो जो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो साथ साथ मैं रिवाइज करवाती हूँ, ठीक? कुछ लोग कहते हैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो आप ऑडिट नहीं पढ़ सकते, ये भी गलत है। क्योंकि मैं साथ साथ जो भी बच्चा ऐसा है, अगर मुझे क्लास में इस तरह के बच्चे मौजूद हों जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर मैं कंपनी लॉ भी साथ साथ जो जो रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें वो कराती हूँ। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको नजर आ रहा है ये लेजर, और मेरे लेजर पे नजर रखा करो, ये नजर आ रहा है मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं? स्टैचूटरी, AGM, EOGM, एवरीवन। ये मैंने किसके लिए लिखा है? जो कंपनी लॉ पढ़ के आए उनके लिए तो नहीं ना लिखा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए लिखा है। उनको समझा देती हूँ कि बेटा ऐसी होती है AGM, और AGM के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, बिकॉज AGM से तो ऑडिट का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या ख्याल है? AGM के अंदर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, राइट? ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, मिथ की बात हो गई, और क्या सवाल पूछा था मोहिस? हाउ टू कोप। बेटा कोप करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप डेली का डेली रिवाइज करेंगे, ठीक है? आप इन नोट से रट्टे लगाएंगे और आई कैप की बुक आप पढ़ेंगे। जरनब, ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप आई कैप की बुक ना पढ़ें, आपको पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है। वोकैबलरी तो वहीं से बनेगी। आई कैप की बुक पढ़नी है, रट्टे आप मेरे नोट से लगा लें, लेकिन आई कैप की बुक ढंग से पढ़नी है। जो बच्चे आई कैप की बुक नहीं पढ़ते, जीरक आप बताएंगी बेटा आई कैप की बुक के बारे में? सारे सब्जेक्ट्स में आपने आई कैप की बुक ही पढ़ी है, बी लॉ में भी, सी लॉ में भी, ऑडिट में भी। अभी अहमद आया हुआ था, अहमद मेरा बहुत लाडला बच्चा है और मेरा आईटी का सारा कुछ वही है, मनाबी में आईटी सारा देखता है। तो अहमद भी ने भी मुझसे, मैंने अहमद से पूछा उस दिन कि बेटा मुझे सीए के स्टूडेंट्स को उनकी वीकनेस बतानी है, मनाबी के मीटअप में मुझे जो वो करनी थी, तकरीर करनी थी, तो कुछ खास बच्चे हैं जिनको मैंने मैसेज किया। तो अहमद ने सबसे पहली बात ये बोली, और जीरक ने भी, दोनों ने, कि मैम आई कैप की किताब नहीं पढ़ते बच्चे, डिफरेंट किताबों पे रिलाय कर रहे होते हैं।
हाँ, जहाँ पर आई की किताब के अंदर कमी है ना बेटा, वहाँ पे मेरे नोट्स होंगे इंशाल्लाह। सही जनाब। मोइज हो गया बेटा आपका जवाब? ओके जी, किसी का कोई सवाल? यार हाँ या ना कुछ तो लिखो। हाँ है तो भी लिखो, ना है तो भी लिखो। देखो भाई, मेरी क्लास में आप चुप रह के नहीं चल सकते, वरना फिर मुझे मजा ही नहीं आएगा क्लास में। अबे कुछ तो लिखो। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? आर यू गाइज विद मी? कैन यू हेयर मी? क्या वाकई मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, सारे मैसेजेस एक साथ मिले हैं, लगता है इंटरनेट ने कुछ गड़बड़ कर ली थी। ओके, सब एक साथ मिले हैं मैसेजेस, बीच में लगता है सारे मैसेजेस की लाइन लग गई थी। बहुत आ रही है आवाज। सभी यही प्रॉब्लम है यार, मेरी आवाज बहुत आती है। ऐसे ही लगेगा आपको मेरी क्लास में, ऐसा ही लगेगा। आपको एक सेकंड के लिए भी फील नहीं होने दूंगी मैं कि आप कैंपस में नहीं है। और ये आवाज़, अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आवाज़ बहुत बैठी हुई है। इतनी भौंडी आवाज़ नहीं है मेरी। ठीक है। ये मैंने लाहौर में खाए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पों के ऊपर मैंने खट्टा पानी पिया ग्लास से भर भर के। उसके बाद हो गया मेरा गला ख़राब। मैं पिछले हफ्ते लाहौर गई थी, उसके बाद हो गया मेरा गला ख़राब। और जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी कहने लगी कि मज़े में आके मौत को भूल गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम तो ठंडा पानी भी नहीं पी सकती हो? मैं पिछले 7-8 साल से ठंडा पानी नहीं पिया, और जब से टीचिंग शुरू की है तब से तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, लाइक बकायदा वार्म वाटर। तो दूधसिया की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जिन लोगों ने मुझसे कैंपस में पढ़ा हुआ है उनको पता ही है कि रोज़ाना मैं कहवे में दूधसिया डाल के पिया करती थी। देखा, सुंदस ने लिख भी दिया मैम दूधसिया शुरू करें। तो दूधसिया ने मुझे जो है ना, वो नहीं होते पीआर पीआर पैकेजेस आते हैं, तो मुझे दूधसिया से पीआर पैकेज आता है। जनाब, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। क्या ख्याल है, कर लें? चाय भी दोबारा स्टार्ट कर दूं? जनाब, सभी 1:30 पे नहीं होती जमात बेटा? कहवा भी शुरू कर लूं? ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, जो मेरे बच्चे हुक्म करें। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो सभी आप एंड के 15 मिनट आप लाइव रिकॉर्डेड ले लीजिएगा बेटे। मेरा वैसे 1:30 तक जाने का इरादा भी नहीं है, मैं 10 मिनट ही पढ़ाऊंगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सो चैप्टर 1 देख लेते हैं जी, ऑडिट एंड एश्योरेंस का क्या कहते हैं। कहते हैं कि जी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सारा है कंपनी लॉ का पोर्शन। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ? और जिसने पढ़ा हुआ है वो यस लिखे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो नो लिखे। जल्दी 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 जल्दी। अभी तक तो सबका यस आ रहा है, यस यस यस। नो किसका आया? फातिमा का। फातिमा ऐसा टाइम में पढ़ना है ना? ईशा ने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। आमना ने भी नहीं पढ़ा। सुंदस ने आधा पढ़ा है, ओके। सना ने पढ़ा है, ठीक है। एमल ने नहीं पढ़ा। सो आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्या आप इस अटेम्प्ट में पढ़ने का इरादा रखते हैं किसी से भी, मुझसे या जिससे भी? ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, सो बेटा कंपनी लॉ का पोर्शन करवाने का मकसद शुरू में क्या है? दो मकासद हैं। सबसे पहली बात, क्या ख्याल है, ऑडिट शुरू जब ही होगा जब ऑडिटर आएगा, है? और ऑडिटर कैसे आएगा? ऑडिटर अपॉइंटमेंट से आएगा। तो इसका मतलब है कि पहले तो हजरत को आना जरूरी है ना। इसीलिए लॉजिकली भी अपॉइंटमेंट का जो आपका पोर्शन है वो पहले ही आता है, और आसानी के लिए भी, क्योंकि आपने कंपनी लॉ पहले पढ़ा हुआ होता है। ज्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा तो साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट एक डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर हम ऑडिट की असल शक्ल आपको दिखाते हैं, ताकि आप एकदम डर ना जाएं ऑडिट से।
ठीक है। सो इसलिए हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके जी। सो कहते हैं कि जी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ऑडिटर होते हैं आपके काफ़ी तरह के, लेकिन सबसे पहला ऑडिटर होता है जो आपका फर्स्ट ऑडिटर होता है। अब ये फर्स्ट ऑडिटर कौन है जी? फर्स्ट ऑडिटर वो है जो कि इस कंपनी के पहले ऑडिट का, पहली फाइनेंशियल्स का ऑडिट करने आया है। इसका मतलब है ये कंपनी अभी ताज़ी ताज़ी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कंपनी अभी ताज़ी ताज़ी बनी है, और बनने के बाद इसको पहला साल हुआ है, और पहला साल जो इस कंपनी को हुआ है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना बनते हैं एवरीवन? जल्दी बताइए, सालाना बनते हैं? बिल्कुल सालाना बनते हैं। पूरा यस मैम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जी लिख दें बस, जल्दी किया करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली बनते हैं, सही। और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनुअली बनने का कोई फायदा है अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ना किए जाएं? डायरेक्टर्स के पास शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है, डायरेक्टर्स इस कंपनी को चला रहे होते हैं, और इस कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। मालिक कोई और है, चलाने वाला कोई और है। मुल्क में ऐसे ही होता है, मुल्क हमारा है, चलाता कोई और है, हम अपने नुमाइंदे चूज करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर वो नुमाइंदे एक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, ऐसा ही है। नहीं बेटा, अल्लाह ही चला रहा है हमें तो सभी जी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चों कंपनी का भी स्ट्रक्चर होता है। एक कंपनी के जो मालिकान होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, और एक कंपनी को चलाने वाले होते हैं डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स बिल्कुल जैसे बेटा हम लोग वोट करके पार्लियामेंटेरियन सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह शेयर होल्डर्स भी वोट करके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और जब डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टर्स अपने में से फिर मिलके एक सीईओ को इलेक्ट करते हैं, चाहे अपने में से करें चाहे बाहर से लाएं, मतलब एक सीईओ को इलेक्ट करते हैं। मुल्क में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मुल्क में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और कंपनी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। सो अब मसला क्या है बेटा कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास है शेयर होल्डर्स के पैसे। शेयर होल्डर्स क्या उनसे हिसाब ना मांगे साल के एंड पे कि तुमने पूरे साल क्या किया मेरे पैसे का? बताइए, मांगेंगे? और क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिसाब ही है? इतना आया, इतना गया, इतना खर्चा, हाँ हिसाब है। मगर शेयर होल्डर्स क्यों भरोसा करे डायरेक्टर्स पे? क्या ख्याल है? सो देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी दैट वुड कम एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि ये सही है या नहीं है, इसलिए ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। तो जब भी एक कंपनी का पहला ऑडिट होता है तो उसके लिए एक फर्स्ट ऑडिटर आता है। अब मुझे एक बात ये बताइएगा, सारे लोग, ये आपने पढ़ी भी नहीं है लेकिन अकल से बताइएगा, क्या पहला ऑडिट हमेशा इसी सूरत में होगा कि ये इस कंपनी का पहला साल है? हाँ या ना? क्या अगर आपसे कोई कहे कि ये इस कंपनी का पहला ऑडिट है तो क्या आप ये हमेशा यही समझेंगे कि पहला ऑडिट इसलिए क्योंकि पहला साल है? जिसने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है ना उसने नो जवाब दिया है, ठीक है बेटे। सो इसका ये मतलब हुआ कि लाजमी नहीं है कि पहला ऑडिट अगर हो रहा है तो ये पहला ही साल है आपकी जिंदगी का। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियों को ऑडिट नहीं कराना होता। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, सभी ये बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना ना। पहले ऑडिट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका पहला ही साल है। पहले ऑडिट का ये मतलब भी हो सकता है कि पहले आप इतने छोटे थे, पहले आप इतने छोटे थे कि आपको ऑडिट की जरूरत ही नहीं थी। अब आप बड़े हो गए हैं, शेयर कैपिटल बढ़ गया है, अब आपको ऑडिट करवाना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है देयर इज अ थ्रेशहोल्ड, एक लेवल है, वो नहीं होते लेवल, लेवल लेवल सबके निकलेंगे। एक लेवल है, जिस लेवल तक पहुंचना होगा तभी आपका फाइनेंशियल इस काबिल होंगी कि उनका ऑडिट आपके ऊपर फर्ज हो जाएगा। जब तक आप छोटे मोटे होंगे तब तक आपको ऑडिट
नहीं कराना है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि ये कंपनी का पहला ऑडिट है, ये कंपनी का पहला ऑडिटर है, तो उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि पहला ही साल है इस कंपनी का, बल्कि उसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये कंपनी शायद पहले से एग्जिस्ट करती थी और ये अब ऑडिट के क्राइटेरिया पे, ऑडिट के थ्रेशोल्ड पे पूरी उतरी है। बेटा टैक्स पढ़ा हुआ है सबने? टैक्स तो आई एम श्योर सभी ने पढ़ा हुआ होगा, राइट? टैक्स में भी वो स्लैब्स होती हैं। आप इस स्लैब तक पहुंचे तो आपको इतना देना है, इससे पहुंचे तो इतना। हाँ, इसी तरह लॉ में भी स्लैब्स होती हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके। आपका शेयर कैपिटल अगर इतना है तो ऑडिट कराना है, अगर इससे कम है नहीं कराना। सो बेटे, क्या कंपनी एक बार कम शेयर कैपिटल के साथ शुरू हो के बाद में मजीद शेयर कैपिटल बना सकती है, मजीद नए शेयर्स इशू कर सकती है, या कोई मना है? कर सकती है। इसका मतलब है पहले आपका शेयर कैपिटल कम था, 1-2 साल चलते रहे, ऑडिट नहीं कराना था, शेयर कैपिटल बढ़ गया, आपने नए शेयर्स इशू कर दिए, अब ऑडिट कराना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि मुझे, मेरी मदर इन लॉ एक चैरिटी स्कूल रन करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक और स्कूल बनाना है और मुझे ना फंडिंग बाहर से, मतलब उनके मेरी मेरी मदर इन लॉ की जो पूरी फैमिली है, यानी उनके भाई और उनके पेरेंट्स, वो सब अमेरिका में रहते हैं। तो अब वो कहने लगी कि मसला ये है कि वो लोग मुझे पैसे भेजते हैं चैरिटी के लिए, जब क्योंकि वो वहाँ ज़कात वकात किसको देना, ज़कात के पैसे भी यहीं भेजते हैं, कुर्बानी के भी यहीं भेजते हैं। तो अब वो, उनको बैंक से कॉल आ गई मेरी मदर इन लॉ को कि आपके अकाउंट में इतनी फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है, जाहिर है आपको पता ही है आजकल के हालात के मुताबिक। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि मैं ना फिर ऐसा करती हूँ कि मैं उस स्कूल का ही अकाउंट खोल लेती हूँ और उस स्कूल को मैं कंपनी रजिस्टर करा लेती हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ ने उनको मना किया, उन्होंने कहा तुम अतिया से पूछ लेना। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा अम्मी अगर आप एनपीओ, आपको पता है ना नॉट फॉर प्रॉफिट, जो जो कंपनी लॉ पढ़ के आया है, एनपीओ पता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी के लिए बनती है, चैप्टर 1 ऑफ कंपनी लॉ, हाँ, सेक्शन 42 वाली कंपनी। तो अब मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मसला ये है कि अगर आप इसको रजिस्टर कराएंगी एज अ कंपनी तो ये पब्लिक लिमिटेड होगी, क्योंकि एनपीओ तो प्राइवेट हो नहीं सकती। अब या तो आप ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर कराएं तो चलो सही है, लेकिन अगर आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराएंगी, कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाएंगी, आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा, फिर आपको सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल्स भी जमा करानी पड़ेंगी, बहुत मसले हो जाएंगे, समझ रहे हैं? सो बेटा एक थ्रेश तक पहुंचते हैं आप तो आप ऑडिट कराने के लायक होते हैं, ठीक, सही। अब फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंपनी की जिंदगी का जो पहला ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अगर आप ऑडिट के थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरते थे, जिस वक्त आप पैदा हुए आप उसी वक्त ऑडिट के थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरते थे, तो आपको कंपनी की पैदाइश के 90 दिन के अंदर अंदर और विदिन विदिन 90 दिन के अंदर अंदर आपको बनानी है, आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है, ठीक है? कंपनी की पैदाइश के 90 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। कंपनी की पैदाइश कब होती है बेटा? एनीवन? कंपनी लॉ वाले बच्चे हैं, खासतौर पे जिन्होंने, जिन बेगैरतों ने मुझसे पढ़ा है, चमाट, ओए मोइज, नहीं नहीं वो अलिजबा कोई ज्यादा आगे नहीं निकल गई। जी बिल्कुल, जरनब ने और सरा ने सही लिखा। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, रजिस्ट्रार आपके हाथ में इनकॉर्पोरेशन देता है, मैंने नोट्स में भी लिखा था, याद है, मुबारक हो अब आप एक कंपनी है, ठीक है? तो कंपनी की पैदाइश उस दिन होती है, सही, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है रजिस्ट्रार से। अब क्या हुआ, कंपनी की पैदाइश हो गई। अब पैदाइश के 90 दिन के अंदर अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने रखना है पहला ऑडिटर। आप कौन? आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पहला ऑडिटर रखना है। आप कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने पहला ऑडिटर रखना है, ठीक है? सो जो पहला ऑडिटर है वो कौन रखेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे। इसका मतलब है आगे आने वाले ऑडिटर्स कोई और रखेगा, वरना डिफ्रेंसिएशन ऐसे दी भी नहीं होती। क्या ख्याल है? ठीक है। सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहला ऑडिटर रखना है और ये जो पहला ऑडिटर होगा ये पहली एजीएम तक रहेगा। पहली एजीएम जैसे ही होगी ये ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एजीएम क्या होती है, उन बच्चों के लिए
जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा। हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे। अबे यार जनाब, कंपनी की, और इंशाल्लाह कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे भी, कंपनी की ज़िंदगी में 3 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ज़िंदगी में एक ही बार होती है और पब्लिक कंपनी की ज़िंदगी में होती है, प्राइवेट में नहीं होती। दूसरी मीटिंग है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो एजीएम है ये हर कंपनी ने करानी है, हर कंपनी ने, प्राइवेट पब्लिक वॉटेवर, हर कंपनी ने करानी है, लाजमी करानी है। और एजीएम के अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेजेंट भी करने हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। जिन लोगों ने सी लॉ नहीं पढ़ा, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। सो एजीएम आपने लाजमी करानी है, और एजीएम के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एजीएम के कितने दिन के अंदर अंदर, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर अंदर एजीएम करानी है? फर्स्ट एजीएम विद इन 16 मंथ्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो पहला ऑडिट होगा वो भी विद इन 16 मंथ्स ही होगा, राइट? ठीक है, जो पहला ऑडिट होगा वो भी विद इन 16 मंथ्स ही होगा। ऑडिट होगा जब ही तो एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाएंगी, राइट? जिन्होंने सी लॉ नहीं पढ़ा, आपको ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बोलो फौरन। तीन चार बच्चे थे, एमल थी, आमना थी, जी, ओके। सो कहते हैं कि जी यहाँ पर आपकी एजीएम है, और तीसरी मीटिंग होती है ईओजीएम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक और तरह की होती है, उसकी बात नहीं हो रही अभी यहाँ पे, सही। सो अभी हम बात कर रहे हैं एजीएम की। पहला ऑडिट, पहली एजीएम, पहला ऑडिटर, सही, ओके। तो इसका मतलब है बेटा कि पहला जो आपका ऑडिटर है ये 90 दिन के अंदर अंदर रखना है। रखना किसने है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और जब पहली एजीएम हो जाएगी, क्या, एक बात का जवाब दीजिए, क्या पहली एजीएम में इस पहले ऑडिटर के पहले ऑडिट शुदा पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए जाएंगे? बिल्कुल दिखाए जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा के ये क्या कहेगा? क्या कहेगा? टाटा बाय बाय, ठीक है। सो पहली एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाकर ये हो जाएगा रिटायर। समझ आ गई ये बात? ओके जी जनाब। सो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पहली एजीएम इन कॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर अंदर होगी। इसका मतलब है पहला ऑडिट भी 16 महीने के अंदर अंदर ही होगा, और इसका मतलब है कि पहले ऑडिटर की जो टर्म है वो भी 16 महीने के अंदर अंदर ही होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बेटा सना, उस पर आएंगे अभी, अभी जरा रुक जाओ। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ओके। अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑडिटर। अब आ जाते हैं सबसीक्वेंट ऑडिटर की तरफ। सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन होता है जी? सबसीक्वेंट ऑडिटर होता है कि जो आने वाले सारे सालों का ऑडिटर होगा, ठीक है। आने वाले सारे सालों का ऑडिटर, यानी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ऑडिटर है जिसको बोर्ड ने रखा, उसने पहली एजीएम कराई, वो गया। अब बात हो रही है आगे आने वाले सालों के ऑडिटर की। देख लेते हैं कि आगे आने वाले सालों का ऑडिटर जो कि सबसीक्वेंट ऑडिटर है ये कैसे आता है, ठीक। इंशाल्लाह इससे आगे का हम पढ़ेंगे कल। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। चलें जी, गुड 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 गुड। इंशाल्लाह बेटे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पास होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आई थिंक वो बात बीच में अधूरी रह गई थी पास पेपर्स वाली, कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप पास पेपर खुद से देखें, बच्चे नहीं देखते। तो इस बार मेरा प्लान ये है कि मैंने पास पेपर, यानी जो मैंने चैप्टर वाइज कराने हैं वो तो अलग है, मैंने बीच बीच में ना 3-4 दिन के बाद, हफ्ते में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा पास पेपर की शक्ल आपको दिखानी है, ताकि आपको उससे थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। लेकिन यार मतलब पेपर मैंने तो नहीं ना देना, आपने देना है।
अब जिन बच्चों ने इस सेशन में मेरी बात मानी थी ना, उन सब ने मुझे पेपर के बाद मैसेज किया है कि मैम ये जो आपने कहा था ना कि पास पेपर की शक्ल देखो, पास पेपर की ज़ियारत किया करो, दोस्ती कर लो, डर निकल जाएगा, मैम इट रियली वर्कड। तो बेटे इतना भी नहीं कर सकते हम लोग अपने लिए? कर सकते हैं। आपको पता है कल शाम को मुझे एक बच्चे का, रात को, शाम को कहाँ, रात को कोई 2:30 बजे मुझे मैसेज आया है कि मैम वो आई कैप का नंबर मिल जाएगा। मुझे इतना दुख हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख हुआ कि यार आप नंबर गूगल नहीं कर सकते? आई कैप का नंबर आपकी किताबों में, आपके एडमिट कार्ड में हर जगह लिखा है आई कैप का नंबर। इमेजिन। तो प्लीज इस तरह मत करें, प्लीज इस तरह मत करें, ठीक है? आप लोगों को अपने लिए सिंसियर होना पड़ेगा, और जिस दिन आप लोग अपने लिए सिंसियर हो गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। अल्लाह ना चाहे तो और बात, दुनिया आपको कुछ नहीं कह सकेगी। ठीक है मेरे बच्चों, जीते रहो। आई लव यू ऑल। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सारा कुछ फसी ग्रुप में आ जाता है अभी। अल्लाह हाफिज।